हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीरो पॉइंट पर। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट का 17वां पार्ट है। लाइव क्लास है आपकी, जिसमें आपको रोज़ 50 क्वेश्चन मिलते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड और ऑल ओवर जीके होता है। ठीक है, ऑल ओवर जीके क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी के सवाल मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, अपने दोस्तों को इनवाइट करें। ये उत्तराखंड के एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। रोज़ आपको इसमें 50 क्वेश्चन मिलते हैं। आपकी तैयारी भी सही चल रही है, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में आपके जवाब मिलते हैं। लगभग सभी के जवाब सही होते हैं, लेकिन अभी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भाई, आवाज़ सभी को सही आ रही है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। सभी का वेलकम है लाइव क्लास में आपका। नमस्कार, सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में किस स्थान पर मिलती है? ए ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, बी ऑप्शन है टिहरी, सी ऑप्शन है देवप्रयाग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पिछली शायद वीडियो में भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में किस स्थान पर मिलती है? जल्दी जल्दी आप देंगे भाई। लगभग सभी के जवाब सही हैं यहाँ पर। इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, और यहीं से दोनों आपस में मिलकर गंगा के नाम से आगे को बढ़ती हैं। ठीक है, और देखिए रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। ठीक है, मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर क्या है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो इसका टिहरी नहीं होगा भाई। अगर देवप्रयाग ऑप्शन में नहीं होता तो टिहरी हो जाता। ठीक है, तो देखिए सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई। अलकनंदा की लंबाई, देखिए भागीरथी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? 205 किलोमीटर है। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में सभी जवाब देंगे अलकनंदा की लंबाई कितनी है भाई उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी अस्थायी है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है गैरसैंण, सी ऑप्शन है नैनीताल, डी ऑप्शन है कालागढ़। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। उत्तराखंड की राजधानी अस्थायी है। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देहरादून। ठीक है, ए वाला आंसर सही है। ये भी रिपीट है क्वेश्चन, पीछे मालूम किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि अलकनंदा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में। लगभग सभी के जवाब सही थे यहाँ पर। 195 किलोमीटर है। ठीक है, 195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है पंतनगर, बी ऑप्शन है पौड़ी, सी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग और डी ऑप्शन है रुड़की। बताइए जल्दी जल्दी। उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जा देंगे भाई। उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? जल्दी जल्दी बताइए। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी। बताइए जल्दी। रुड़की नहीं है, रुद्रप्रयाग भी नहीं है, पौड़ी भी नहीं है। इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंतनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होगा। बताइए जल्दी। बताइए जल्दी। श्लेष अलंकार, दूसरा ऑप्शन है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, चौथा ऑप्शन है यमक अलंकार। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होता है। बताइए जल्दी। श्लेष अलंकार नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बात बड़ा चढ़ाकर नहीं की गई है यहाँ पर।
अनुप्रास अलंकार भी नहीं होगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो इसका सही आंसर है यमक अलंकार। ठीक है, डी वाला आंसर सही है। ठीक है, जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ठीक है, एक से अधिक बार हो, उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है, जितनी बार वो शब्द प्रयोग होता है उसका अर्थ उतनी बार अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मध्य एशिया का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ए ऑप्शन है अलबरूनी, बी ऑप्शन है फरिश्ता, सी ऑप्शन है अफीफ और डी ऑप्शन है इब्न बतूता। बताइए भाई जल्दी, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार। देखिए, महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक, ठीक है, 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। तो बताइए भाई कौन सा इतिहासकार था, कौन सा इतिहासकार था भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इब्न बतूता नहीं होगा, ठीक है, फरिश्ता भी नहीं है, अफीफ भी नहीं है, इसका ए वाला आंसर सही है अलबरूनी। महमूद गजनबी के साथ महमूद गजनबी भारत आया था, ठीक है, वो सॉरी महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी भारत आया था, ठीक है, जो प्रसिद्ध इतिहासकार था। कमेंट्स बॉक्स में वह सभी जवाब देंगे। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया है? ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 2016, बी ऑप्शन है 21 अप्रैल 2016, सी ऑप्शन है 27 मार्च 2016 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए भाई, ये क्वेश्चन तो पिछली वीडियो में भी था, आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, लगभग सभी के जवाब सही हैं यहाँ पर, इसका मतलब आप तैयारी सही कर रहे हैं। तो इसका देखिए सी वाला आंसर सही है। 27 मार्च 2016 को भारत उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था और 45 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है, ठीक है। जिसे जो राष्ट्रपति शासन था 11 मई 2016 को समाप्त हो गया था, ठीक है, 45 दिन तक रहा था, ठीक है भाई। तो जल्दी जल्दी जवाब देंगे भाई 2016। कमेंट बॉक्स में अभी आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो सभी के आंसर सही थे, लगभग 1025 ईस्वी में लूटा था, ठीक है, 1025 में लूटा था। सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भारत में कहाँ लगाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थान है। ए ऑप्शन है 18वां, बी ऑप्शन है 19वां, सी ऑप्शन है 20वां और डी ऑप्शन है 21 फर्स्ट। बताइए भाई 21वां, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थान है। देखिए, अगर बात करें उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो वर्तमान में हाई कोर्टों की जो संख्या है वो कितनी है भाई? 25 है, ठीक है, वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है भाई? 25 है। और जो 25वां हाई कोर्ट बनाया गया था वो अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया, ठीक है। 25वां हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया है? अमरावती, क्योंकि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती है। तो 25वां हाई कोर्ट कहाँ है पर भाई? अमरावती, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है भाई, लगभग सभी ने जवाब सही दिए थे। देखिए 18 नहीं है, 19 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, इसका सी वाला आंसर सही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो स्थान है वो कौन सा है भाई? वो 20वां स्थान है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जो अभी पीछे आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था, बताइए इसका सही आंसर कौन सा था भाई? सी वाला आंसर था। अभी पीछे आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मालूम किया गया था, तो लगभग सभी ने जवाब सही दिया था। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1951-52 में, वो लगा था पंजाब में, ठीक है। कहाँ लगा था भाई? पंजाब में लगा था। उस समय जो मंत्रिमंडल था कौन था? भार्गव, ठीक है, भार्गव मंत्रिमंडल था। भार्गव मंत्रिमंडल के समय 1951-52 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है भीमताल, सी ऑप्शन है हल्द्वानी और डी ऑप्शन है रानीखेत। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। जल्दी जल्दी आप दीजिए। रानीखेत नहीं है, हल्द्वानी भी नहीं है, भीमताल भी नहीं है, इसका सही आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कौन सा है? यानी कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान है जिसे मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर कहा जाता है? ए ऑप्शन है मसूरी, बी ऑप्शन है नैनीताल, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, डी ऑप्शन है पिथौरागढ़। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है, सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। मसूरी नहीं है, नैनीताल भी नहीं है, अल्मोड़ा भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, पिथौरागढ़ को ही छोटा कश्मीर, मिनी कश्मीर, सौर क्षेत्र, सौर घाटी आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई। पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन है घाघरा, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है शारदा, डी ऑप्शन है यमुना। बताइए भैया जल्दी, उत्तराखंड में ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भैया जल्दी जल्दी सभी का वेलकम है लाइव क्लास में आपका। देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन लगभग आपको रोज मिलते हैं। उत्तराखंड एग्जाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, क्या है वो आपका लेखपाल पटवारी का पेपर हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो या उत्तराखंड कांस्टेबल का हो, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये सभी पर आधारित आपका प्रैक्टिस सेट चलता है यहाँ पर। और जो उत्तराखंड से अलग स्टेट के हैं उनके लिए हिंदी और ऑल ओवर जी के जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये ना समझें कि केवल उत्तराखंड के लिए है। ठीक है, तो वो हिंदी और जो ऑल ओवर जी के है उसके क्वेश्चन नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो देखिए इसका सही आंसर है, वही बताइए जल्दी। देखिए घाघरा नहीं होगा, शारदा भी नहीं है, यमुना भी नहीं है। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही है। देखिए अभी एक क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था, पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो लगभग सभी ने जवाब सही दिया था, 24 फरवरी 1960। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को 3 जिले बने थे उत्तराखंड में, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई। यहाँ पर गंगा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ए ऑप्शन है मिलम हिमनद से, बी ऑप्शन है चेमा डुंगडुंग हिमनद से, सी ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद से और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांग याब दर्रा, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो यांग याब दर्रा है उस दर्रे से ये क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो बताइए जल्दी कहाँ से निकलती है? यहाँ पर जवाब अलग अलग आ रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, चेमा युंगडुंग। देखिए डुंगडुंग आ जाए या चेमा युंगडुंग आ जाए, ठीक है, तो चेमा युंगडुंग से निकलती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, और हिमालय के समानांतर 1100 किलोमीटर तक बहने के बाद यांगयाब दर्रे से अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि गंगा की लंबाई कितनी है भाई उत्तराखंड में। लगभग सभी ने जवाब सही दिया था, कुछ के अलग थे लेकिन लगभग सभी के जवाब सही थे। तो कितनी है भाई, 96 किलोमीटर। ठीक है, गंगा की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, 96 किलोमीटर है। और भारत में कितनी है, 25 भारत में कितनी है भाई, भारत में 25 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में 25 किलोमीटर, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन है संस्मरणात्मक रेखाचित्र, बी ऑप्शन है जीवनी, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है आत्मकथा। जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये अभी हाल ही के एग्जाम आया था भाई, या तो क्लर्क था या वीडियो था, उसमें आया था कि भक्तिन महादेवी, या ये क्वेश्चन था रक्षक का जो एग्जाम हुआ था सचिवालय रक्षक का। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जीवनी है, कहानी है, आत्मकथा है। जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में।
महादेवी वर्मा की देखिए कुछ ही पुस्तकें हैं जो अधिकतम मालूम की जाती है, जैसे भक्तिन है, यामा है, रश्मि है, ठीक है, और अतीत के चलचित्र है, यही पुस्तक अधिकतर मालूम की जाती हैं। तो देखिए ये आत्मकथा नहीं है, कहानी भी नहीं है, जीवनी भी नहीं है, ये वाला आंसर सही है। लगभग सभी के जवाब सही थे, यहाँ पर कुछ अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती की गई थी भाई? ये उत्तराखंड की बात चल रही है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती की गई थी? ए ऑप्शन है जिरेनियम, बी ऑप्शन है बेलाडोना, सी ऑप्शन है पायरेथम और डी ऑप्शन है कुटकी। बताइए जल्दी। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। सभी का वेलकम है आपका लाइव क्लास में। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ठीक है। जब भी नई वीडियो डालूंगा आपकी इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दें भाई सभी, वीडियो को लाइक भी कर दें भाई सभी। बताइए इसका लगभग सभी के जवाब सही थे। देखिए बी वाला आंसर सही है, बेलाडोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मुखेम प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है देवी मंदिर, बी ऑप्शन है नरसिंह मंदिर, सी ऑप्शन है नागराज मंदिर और डी ऑप्शन है शिव मंदिर। बताइए जल्दी। सेम मुखेम प्रसिद्ध मंदिर है, बताइए जल्दी, किस देवता से संबंधित है भाई? ये पिछली वीडियो में भी था क्वेश्चन, शायद स्टार्टिंग वाली वीडियो में था शायद ये क्वेश्चन। सेम मुखेम प्रसिद्ध है, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए देवी मंदिर नहीं है, नरसिंह मंदिर भी नहीं है, इसका सी वाला आंसर सही है, नागराज मंदिर है, ठीक है। सेम मुखेम जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? नागराज मंदिर है, ठीक है। और ये सेम मुखेम जो मंदिर है कहाँ स्थित है भाई? ये टिहरी में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? ये टिहरी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में ऐड कर लेना, ठीक है। आने वाले एग्जाम में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन है बहलोल लोधी, बी ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, सी ऑप्शन है दौलत खां लोधी और डी ऑप्शन है सिकंदर लोधी। बताइए भैया जल्दी, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी। बताइए भैया जल्दी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। SSC 2001 में क्वेश्चन आया था भाई, उत्तराखंड में भी कई बार आ चुका है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए बहलोल लोधी संस्थापक था, तो ए वाला आंसर तो इसका है नहीं, ठीक है, ए वाला नहीं है। सिकंदर लोधी भी नहीं है, दौलत खां लोधी भी नहीं है, इसका बी वाला आंसर सही है, इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी को ही बाबर ने पराजित किया था और बाबर ने पराजित करने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में सभी जवाब देंगे भाई। बाबर ने इब्राहिम लोधी को कब पराजित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी लिखा है यहाँ पर, खिलजी है, ठीक है। डी ऑप्शन है सिकंदर लोधी। बताइए भाई जल्दी, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा जो नगर है इसकी जो स्थापना की गई थी 1504 ईस्वी में की गई थी भाई। 1504 में 4 ईस्वी में इस नगर को बसाया गया था। 1506 में ये राजधानी बनाई गई थी दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई, जल्दी जल्दी आप दीजिए, जल्दी जल्दी। लगभग कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी, कुछ के जवाब सही है यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी के द्वारा ही 1504 ईस्वी में आगरा नगर को बसाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को कब पराजित किया था? सभी के जवाब सही थे यहाँ पर। पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया गया था, यानी कि 21 अप्रैल
अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है बलवन, सी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए भैया जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। कौन सा सुल्तान था जो निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ रहता था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं है भाई, बलबन भी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है। इसका सही आंसर है सी वाला, गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक, ठीक है। यही क्या रहता था, निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ रहता था। इसी से ही निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही लकड़ी के महल में दब के गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था भाई। तो कमेंट्स बॉक्स में सभी जवाब देंगे भाई। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी भाई। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? ए ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, बी ऑप्शन है बघेल भीम या भीम द्वितीय, सी ऑप्शन है जयचंद और डी ऑप्शन है कुमारपाल। बताइए भैया जल्दी। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? बताइए जल्दी। यहाँ पर जवाब अलग अलग आ रहे हैं, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, जल्दी जल्दी याद दीजिए भाई। पृथ्वीराज तृतीय नहीं है भाई, पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, ठीक है। लेकिन 1192 में ये खुद हार गया था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहते हैं या राय पिथौरा कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है, भीम द्वितीय। इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। जयचंद का तो 1194 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? ए ऑप्शन है सिकंदर तथा पोरस, बी ऑप्शन है जयचंद तथा मोहम्मद गोरी, सी ऑप्शन है अकबर तथा हेमू और डी ऑप्शन है मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान। बताइए भैया जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था, बताइए भाई। तराइन का द्वितीय युद्ध, देखिए तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था भाई, ठीक है। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे थे यहाँ पर। सिकंदर तथा पोरस नहीं है, जयचंद तथा मोहम्मद गोरी भी नहीं है, अकबर तथा हेमू भी नहीं है। इसका डी वाला आंसर सही था, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। अभी तो बताया था पीछे वाली वीडियो में आपको, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच जो हुआ था वो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच जो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है। 1556 में हुआ था भाई, ठीक है। और जयचंद तथा मोहम्मद गोरी के बीच जो हुआ था वो 1194 में युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, कमेंट्स बॉक्स में सभी जवाब देंगे भाई। सिकंदर तथा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, बताइए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपर पात सरिसमन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी ऑप्शन है उपमा अलंकार, सी ऑप्शन है रूपक अलंकार और डी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार भाई। बताइए जल्दी। पीपर पात सरिसमन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी ऑप्शन है उपमा अलंकार, सी ऑप्शन है रूपक अलंकार और डी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। अभी जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है भाई, अतिशयोक्ति भी नहीं है, रूपक भी नहीं है। इसका सही आंसर है बी वाला, उपमा अलंकार है, ठीक है। पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
उपमा अलंकार है, ठीक है। अभी अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो लगभग सभी के जवाब सही थे। 326 BC यानी ईसा पूर्व, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के लिए कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री थे, बताइए भाई। ए ऑप्शन है कल्याण सिंह, बी ऑप्शन है मुलायम सिंह, सी ऑप्शन है मायावती, डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई सभी। उत्तराखंड के गठन के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया था। ये जो कौशिक समिति थी, कौशिक समिति की जो थी, कौशिक समिति उत्तराखंड राज्य को गठन करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो बताइए किसने किया था भाई कौशिक समिति का गठन, बताइए। 1994 में कौशिक समिति का गठन किया गया था भाई। जल्दी जवाब दीजिए। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं लगभग, लेकिन अधिकतर जवाब सही हैं। तो इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है। मुलायम सिंह ने कौशिक समिति का गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे। ए ऑप्शन है बहादुर शाह, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है बाबर। चैनल पे जो पहली बार है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई देखिए वीडियो को शेयर करते रहें भाई, और वीडियो को लाइक भी करते रहें। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था भाई। देखिए एसएससी 2008, 2013, 2017 और अब ये 2022 में भी आपको मिलेगा एसएससी में, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर है, जल्दी जवाब दीजिए। बहादुर शाह नहीं है, जहांगीर नहीं है, बाबर नहीं है, सी वाला आंसर सही है अकबर, ठीक है। अकबर यहाँ पर सही है। तानसेन किसके दरबार में था भाई, किसके समकालीन था, अकबर के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कागज उछाले गए थे उत्तराखंड के विकास के लिए एकजुट हो, यानी कि क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए या उत्तराखंड की मांग के लिए जब बैठक की गई थी, तो वहाँ विधानसभा में क्या किया गया था, कागज उछाले गए थे। तो आपको बताना है, और नारा दिया गया था उत्तराखंड के विकास के लिए एकजुट हों, ठीक है। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कागज उछाले गए थे उत्तराखंड के विकास के लिए एकजुट हों, ये जो कथन है और ये जो कागज उछाले गए थे कब उछाले गए थे। ए ऑप्शन है 19 अगस्त 1994, बी ऑप्शन है 19 अगस्त 1995, सी ऑप्शन 19 अगस्त 1996, डी ऑप्शन है 19 अगस्त 1997। जल्दी जवाब दीजिए भाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कागज कब उछाले गए थे, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, बताइए जल्दी। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों के लिए है भाई, बताइए जल्दी सब। देखिए यहाँ पर कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर, बताइए भाई। 1995 नहीं होगा भाई, 97 भी नहीं है, 96 भी नहीं है, इसका पहला वाला ही आंसर सही है, 19 अगस्त 1994 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा थी उसमें कागज उछाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 2। जल्दी जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या है, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। आसान क्वेश्चन था ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड डीएलएड का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड में लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो इसका सही आंसर है भाई बी वाला, ठीक है। 5 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी। ये देखिए आरआरबी में आया था, एमपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड में भी आ चुका है क्वेश्चन कई बार, बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है बीरबल, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल नबी, सी ऑप्शन है अबुल फजल, और डी ऑप्शन है फैजी। बताइए भैया जल्दी, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी, जल्दी जल्दी याद दीजिए, आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी याद दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर।
अबुल फजल, ठीक है। अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी भाई? अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। सारनाथ, बी ऑप्शन है बोध गया, सी ऑप्शन है कुशीनगर, डी ऑप्शन है राजगृह। जल्दी जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? ए ऑप्शन है सारनाथ, बी ऑप्शन है बोध गया, सी ऑप्शन है कुशीनगर, डी ऑप्शन है राजगृह। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था भाई? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। बोध गया नहीं है भाई, कुशीनगर भी नहीं है, राजगिरी भी नहीं है। इसका ए वाला आंसर सही है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो किस स्थान पर दिया था भाई? सारनाथ में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लगभग सभी के जवाब सही थे। कितनी है? 3 सीटें हैं, ठीक है। अगर मालूम करता है कि उत्तराखंड में संसद की कितनी सीटें हैं, तो संसद की कितनी हो जाती हैं भाई? 8 हो जाती हैं, क्योंकि 3 राज्यसभा की और 5 लोकसभा की, तो 5 और 3 8 हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है चमोली, बी ऑप्शन है पिथौरागढ़, सी ऑप्शन है उत्तरकाशी, डी ऑप्शन है अल्मोड़ा। बताइए जल्दी। थांगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है चमोली, बी ऑप्शन है पिथौरागढ़, सी ऑप्शन है उत्तरकाशी, डी ऑप्शन अल्मोड़ा। देखिए भाई, चमोली का जो क्षेत्रफल है 80-30 वर्ग किलोमीटर है। पिथौरागढ़ का बताइए भाई 70-90 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? पिथौरागढ़ का है। उत्तरकाशी का है 80-16 वर्ग किलोमीटर है। बताइए जल्दी। थांगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? कुछ के जवाब अलग जा रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। देखिए, चमोली नहीं है भाई, पिथौरागढ़ भी नहीं है। सी वाला आंसर सही है, उत्तरकाशी में। थांगला दर्रा कहाँ है भाई? उत्तरकाशी में स्थित है। सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। अल्मोड़ा का क्षेत्रफल कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। ए ऑप्शन है दूरबीन, बी ऑप्शन है पेरिस्कोप, सी ऑप्शन है माइक्रोफोन, डी ऑप्शन है बायोस्कोप। बताइए जल्दी। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए भाई। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। दूरबीन नहीं है, पेरिस्कोप भी नहीं है, बायोस्कोप भी नहीं है, ठीक है। इसका सही है सी वाला, माइक्रोफोन। क्या है? इनसे अलग है, ठीक है। माइक्रोफोन अलग चीज़ है। ये तीनों एक तरीके से सामान्य देखने के काम आते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था भाई, लगभग सभी ने जवाब सही दिए थे, कुछ अलग बता रहे थे। तो अल्मोड़ा का क्षेत्रफल कितना है? 3139, ठीक है। 3139 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? ये अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पिथौरागढ़ जिले में, बी ऑप्शन है टिहरी जिले में, सी ऑप्शन है चलनोली जिला, और डी ऑप्शन है देहरादून में। बताइए जल्दी। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। बताइए, लगभग सभी के जवाब सही थे। यहाँ पर कुछ अलग बता रहे थे। पिथौरागढ़ में नहीं है भाई, इसका बी वाला आंसर सही है, टिहरी जिले में, ठीक है। ये तो जिला ही नहीं है, तो वैसे ही गलत हो गया था। और देहरादून में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है? ए ऑप्शन है बेफिक्र होना, बी ऑप्शन है मूर्ख बन जाना, सी ऑप्शन है अपमानजनक बात कहना, और डी ऑप्शन है बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है भाई। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। बताइए। सी वाला नहीं है, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। इसका डी वाला आंसर सही है। लगभग सभी ने जवाब सही दिए थे यहाँ पर, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। ए ऑप्शन है शुक्र, बी ऑप्शन है शनि ग्रह, सी ऑप्शन है धरती, डी ऑप्शन है बुध। बताइए भैया जल्दी, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। बताइए जल्दी, आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। शुक्र नहीं होगा, शनि भी नहीं है, बुध भी नहीं है, इसका सी वाला आंसर सही है भाई, धरती। ठीक है, देखिए शुक्र भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, पृथ्वी और आपका बुध भी ग्रह है। ठीक है, धरती के नाम से ग्रह नहीं है, वो पृथ्वी ग्रह है। ठीक है, तो इसका धरती अलग हो जाएगा, क्योंकि धरती तो सब ग्रहों पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है लद्दाख और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। जल्दी जवाब दीजिए भाई, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भाई सभी। देखिए केरल नहीं है इसका, लद्दाख भी नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है। ठीक है, कौन सा सही है इसका? बी वाला आंसर सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पो बारहा होना मुहावरे का अर्थ है? ए ऑप्शन है वर्ष भर काम करना, बी ऑप्शन है बसंत ऋतु का आगमन, सी ऑप्शन है भाग जाना और डी ऑप्शन है अत्यधिक लाभ लेना। बताइए भैया जल्दी, पो बारहा होना मुहावरे का अर्थ है वर्ष भर काम करना, बसंत ऋतु का आगमन, सी ऑप्शन है भाग जाना, डी ऑप्शन है अत्यधिक लाभ लेना। बताइए भैया जल्दी, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। पो बारहा होना मुहावरे का अर्थ है, बताइए जल्दी, पो बारहा होना मुहावरे का अर्थ है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वर्ष भर काम करना नहीं होगा, ठीक है, बसंत ऋतु का आगमन भी नहीं होगा, भाग जाना भी नहीं होगा, इसका सही आंसर है डी वाला। कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर, अत्यधिक लाभ लेना किसका होता है? पोह बारहा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित है भाई? ए ऑप्शन है कुमाऊं श्रेणी, बी ऑप्शन है कैलाश पर्वत श्रेणी, सी ऑप्शन है पीर पंजाल श्रेणी और डी ऑप्शन है जास्कर श्रेणी। बताइए भैया जल्दी, कुमाऊं श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी जवाब दीजिए भाई। कुमाऊं श्रेणी नहीं होगा भाई, कैलाश पर्वत श्रेणी भी नहीं है, इसका सी वाला आंसर सही है, पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है भाई। रोहतांग दर्रा किस श्रेणी के अंतर्गत स्थित आता है भाई? पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जास्कर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए, संध्या सुंदरी उतर रही है मैं कौन सा अलंकार है? जल्दी जवाब दीजिए भाई, संध्या सुंदरी उतर रही है मैं कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, बी ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार, सी ऑप्शन है रूपक अलंकार और डी ऑप्शन आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जल्दी जवाब दीजिए भाई, संध्या सुंदरी उतर रही है मैं कौन सा अलंकार है? जल्दी जवाब दीजिए, संध्या सुंदरी उतर रही में कौन सा अलंकार है? बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार नहीं होगा, रूपक अलंकार भी नहीं होगा, अतिशयोक्ति अलंकार भी नहीं होगा। यहाँ पर बी वाला आंसर सही है, मानवीकरण अलंकार। देखिए, संध्या सुंदरी उतर रही है, संध्या कोई महिला नहीं है, ठीक है, जो उतर रही है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, निर्जीव चीज की सजीव चीज से तुलना कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताइए भैया जल्दी। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताइए भैया जल्दी। ए ऑप्शन है विरोधाभास अलंकार, बी ऑप्शन है विशेषोक्ति अलंकार, सी ऑप्शन है विभावना अलंकार, डी ऑप्शन है भ्रांतिमान अलंकार। बताइए भैया जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी, कौन सा अलंकार होता है भाई? विरोधाभास अलंकार नहीं होगा, विशेषोक्ति अलंकार भी नहीं है, देखिए भ्रांतिमान भी नहीं है, भ्रम नहीं हो रहा है यहाँ पर किसी चीज़ का। देखिए, इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है,
विभावना। जैसे कि एक श्लोक भी आता है, सुने बिन काना चले तो बिन काना, जैसे मतलब इस तरीके से है कि जहाँ बिना कारण के कार्य होता है, बिना कारण के कोई नहीं सुन सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो विभावना अलंकार होता है, ठीक है। सी वाला आंसर इसका सही। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कब बदला गया था? ए ऑप्शन 1 जनवरी 1935, बी ऑप्शन है 26 फरवरी 1947, सी ऑप्शन है 1 जुलाई 1955, डी ऑप्शन है 1 जुलाई 1959। बताइए भैया जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कब बदला गया था? बताइए जल्दी। 1 जनवरी 1935 नहीं होगा भाई, 26 फरवरी 1947 भी नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को ही इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में बदल दिया गया था, ठीक है। पहले इंपीरियल बैंक थी और बाद में अब इसे भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, 1 जुलाई 1955 से। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। आर सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सुमेलिखित नहीं है? अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, बी ऑप्शन है नए राज्यों का प्रवेश, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 4 में नागरिकता। बताइए भाई, इसमें आपको गलत कथन बताना है इसमें से भाई। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन, और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 4 नागरिकता। बताइए भाई जल्दी जल्दी कौन सा कथन गलत है इसमें? देखिए इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाग, जो ये बात चल रही है किसकी चल रही है भाई? भाग 1 की बात चल रही है, ठीक है। तो भाग 1 में अनुच्छेद में क्या है? संघ का नाम भी उसका राज्य क्षेत्र है, 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश है, और 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन है। ये तीनों सही हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि नागरिकता किस में आती है? भाग 5 में आती है, और अनुच्छेद 5 से 11 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? ए ऑप्शन है गेरुआ रंग, बी ऑप्शन है काला रंग, सी ऑप्शन है भूरे रंग, और डी ऑप्शन है लाल रंग। बताइए भैया जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे भाई? गेरुआ रंग नहीं है भाई, काला रंग भी नहीं है, भूरा भी नहीं है, इसमें डी वाला आंसर सही है, लाल रंग, ठीक है। लाल रंग से रंगते थे, लाल रंग से रंगते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए ऑप्शन है हेरोड डोमर, बी ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, सी ऑप्शन है DR गाडगिल, और डी ऑप्शन है आपका जॉन W मिलर। बताइए भाई जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? हेरोड डोमर नहीं होगा भाई, इसने पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। पीसी महालनोबिस भी नहीं है, दूसरी है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, का मॉडल तैयार किया था। इसका डी वाला आंसर सही है, ठीक है, सॉरी सी वाला आंसर इसका सही है, DR गाडगिल। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया था DR गाडगिल ने किया था। ये थे दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन लगभग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और जो चैनल पे पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तराखंड एग्जाम पेपर पर आधारित हमारा प्रैक्टिस सेट है, और ये रोज़ रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में आपको मिलता है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। सभी का वेलकम था लाइव क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।